आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अक्षांश और देशांतर। यहाँ से भी लगभग सभी एग्जामों में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं अक्षांश क्या है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि ग्लोब पर खींची गई जितनी भी हमारी ये लेटी हुई रेखाएं हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। क्या कहलाती हैं ये? अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांश रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ी और ये कितनी है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र का तापमान, मौसम, तापमान जानने के लिए, क्योंकि सूर्य का ताप पूरे वर्ष भर एक समय पर एक जैसा नहीं रहता, ये बदलता रहता है। ठीक है, और इसी के लिए जिस पर्टिकुलर रेंज में ये टेम्परेचर लगभग एक जैसा रहता है, तो उसको एक हम लोग अक्षांश का नाम दे देते हैं। तो अक्षांश से हमें पता चलता है उस क्षेत्र का ताप और क्या जलवायु के बारे में। ठीक है, वहां की जलवायु कैसी है, टेम्परेचर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं, सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो पूरा पृथ्वी को एक ग्लोब माना गया है, उस ग्लोब में लेटी हुई इस टाइप की हमारी 180 रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, 180 रेखाएं खींची गई हैं, एक मध्य से खींची गई है, इसलिए टोटल रेखाएं 181 हो जाती है। अब इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब को पहले हम दो भागों में ब्रेक करते हैं। कौन कौन से? लगभग मध्य से इसको हम ब्रेक करते हैं। जो मध्य से काल्पनिक रेखा खींची जाती है, उस रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, जो मध्य से रेखा एक काल्पनिक खींची गई ग्लोब पर, उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। और इस रेखा के उत्तर की तरफ स्थित यानी ऊपर के भाग को हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे के भाग को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब इसी भूमध्य रेखा के रिस्पेक्ट में हम उत्तर की तरफ यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी 90 रेखाएं ऐसी ही खींचते हैं। तो टोटल रेखाओं की संख्या ही कितनी है? 90 है। सेम ऐसे ही हम नीचे की तरफ भी यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 रेखाएं ऐसी ही खींचते हैं। ठीक है, तो टोटल अक्षांश रेखाएं हमारी कितनी हो जाती हैं? उत्तरी गोलार्ध की रेखाएं 90 प्लस दक्षिणी गोलार्ध की रेखाएं 90, 180, और एक ये जो है हमारी भूमध्य रेखा वाली, इसको भी हम मेंशन करते हैं। ठीक है, तो 181 टोटल हमारी अक्षांश रेखाएं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और बनती है, क्योंकि जो सबसे लास्ट वाली रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है और नीचे वाला क्षेत्र हमारा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। अगर इन दोनों रेखाओं को हटा दें तो टोटल रेखाओं की संख्या हमारी कितनी हो जाती है? 179। ये अक्षांश रेखाएं हैं और प्रत्येक अक्षांश पर सूर्य का ताप लगभग वर्ष भर एक जैसा ही रहता है। यहीं से हमारी जलवायु का भी निर्धारण होता है। ठीक है, जैसे ये हमारी 0 डिग्री रेखा हो गई। पृथ्वी चूंकि हमारे अक्ष पे झुकी हुई है, इसीलिए जहां पर सूर्य का ताप लंबवत पड़ता हो, या तो वर्ष भर रहता है या वर्ष में किसी एक दिन भी पड़ता हो, तो उस रेखा को भी हम मेंशन करते हैं कि कहीं जहां तक सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हो, वर्ष में एक दिन ही क्यों ना पड़ रही हो। ठीक है, तो 0 डिग्री रेखा ये हो गई, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री रेखा। ठीक है, ये दो रेखाओं इसका नाम है। और इसी के ऊपर, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए 23.5 डिग्री रेखा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर भी सूर्य का जो ताप है वर्ष में एक दिन कम से कम लंबवत चमकता है। तो मानते हैं कि ये रेखा जो है हमारी 23.5 डिग्री रेखा है, और इसे हम एक नाम दे देते हैं। क्या नाम है? कर्क रेखा। और
दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम यही रेखा 23.5 डिग्री रेखा है, इसको नाम लेके हम देते हैं मकर रेखा। अब बात आती है, सूर्य जो है पूरे वर्ष भर इन्हीं कर्क और मकर रेखा के मध्य चमकता रहता है। ठीक है, ये कर्क रेखा पे 21 जून को चमकता है, लंबवत चमकता है, इसलिए कर्क रेखा पे 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक, ध्यान दीजिए, इसीलिए अपने यहाँ योगा डे की शुरुआत 21 जून को मनाया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है। सूर्य इस दिन यहाँ पर लंबवत चमकता है। देन इसके बाद ये धीरे 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 आता है और विषुवत रेखा पर पहुंचता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर जब चमकता है, ध्यान दीजिए, जब ये विषुवत रेखा पर चमकता है और ये लगभग 3 महीने यानी कि सितंबर के आसपास, सितंबर में पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद यही सूर्य चमकते चमकते मकर रेखा पर 21 या 22 दिसंबर को चमकता है लंबवत। अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में अगर पूछा जाए सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, तो वो दिन होगा हमारा 21 या 22 दिसंबर। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, लीप ईयर वर्ष पड़ जाता है तो 21 की जगह 22 में हो जाता है। ठीक है, 21 वैसे 21 सितंबर ये है, 21 जून ये है, 21 सितंबर को यहाँ पर और यहाँ पर 21 यहाँ पर आएगा, पुनः फिर ये 21 या 22 मार्च को। ठीक है, जैसे ये ध्यान दीजिए बेटा, ये सूर्य यहाँ से यहाँ तक इसकी पोजीशन फिक्स है, अर्थात कर्क और मकर रेखा के मध्य ही वैरी करता रहता है। यहाँ पर इसकी किरणें कैसी हैं, लंबवत चमकती, यानी कि सीधी पड़ती है। चाहे वर्ष में जैसे एक दिन हमारी कर्क रेखा पे 21 जून को और एक दिन हमारा कब पकड़ता है, मकर रेखा पे, यानी कि 21 या दिसंबर को। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 21 सितंबर को सूर्य यहाँ पे आता है। ठीक है, मतलब भूमध्य रेखा पे चमकता है। इसके बाद यहाँ उत्तर भारत का मौसम क्या होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है। ठीक, धीरे धीरे ये जब 21 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है। फिर यही 21 दिसंबर के बाद फिर ये सूर्य धीरे 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 ऊपर पड़ता है और ये फिर आता है हमारा किस पे, भूमध्य रेखा पे चमकता है, वो होता है 21 मार्च। और इसीलिए हमारे देश में 21 मार्च को क्या मानते हैं बेटा, नए साल की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि इस समय पे एरिया बदल रहा होता है। देख रहे हो ना, मौसम एकदम बदल जाएगा बेटा, पूरा एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिवर्तित होने लगता है। सर्दियों से राहत मिलती है, बसंत का ऋतु आता है और गर्मियों की शुरुआत होने लगती है। और जैसे 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 ये ऊपर बढ़ता जाता है कर्क रेखा की तरफ, वैसे वैसे सूर्य की गर्मी हम लोगों को महसूस होती जाती है। ठीक है, दिन पे दिन आप देखते होगे, अप्रैल में, मई में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जून में पड़ती है, फिर जुलाई में पड़ती है, अगस्त में पड़ती है। जैसे ये इसको क्रॉस करता है सितंबर में, वैसे मौसम कैसा हो जाता है, सुहावना हो जाता है। ठीक है, ये चीज यहां तक क्लियर हुई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सूर्य है यहाँ पे तो ठीक ठाक चमक रहा है। ठीक है, कर्क और मकर रेखा के मध्य, इसके ऊपर का जो एरिया है वहां पर इसकी जो किरणें हैं वो लंबवत नहीं होती है, तिरछी हो जाती है। जब तिरछी हो जाती है तो जाहिर सी बात है वहां पर सूर्य का ताप हमें बहुत कम मिलेगा। ठीक, जब कम मिलेगा तो जाहिर सी बात है बेटा, वहां पर क्या होगा, वहां का एटमॉस्फेयर और यहाँ का एटमॉस्फेयर लगभग एक जैसे ही रहेगा, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध हो। ठीक है, अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे सूर्य के ताप कम होने के कारण सर्दी बढ़ती जाती है और लास्ट में पहुंचते पहुंचते ध्रुवों पे हमें बर्फ मिलती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे जैव विविधता बढ़ती जाती है, और क्योंकि सूर्य ताप बढ़ता जाता है इसलिए धीरे 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 जैव विविधता भी बढ़ती जाती है। सबसे अधिक जैव विविधता जो है भूमध्य रेखा पर ही पाई जाती है। ये हो गया इसके महत्वपूर्ण फैक्ट। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला प्रश्न कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, अगर ध्रुवों को भी शामिल करेंगे तो 181, अगर ध्रुवों को हटा देंगे तो 179 रेखाएं। ठीक, 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत, अच्छा भारत क्या मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत कितने अक्षांश और कितने देशांतर के मध्य स्थित है। तो ध्यान दीजिए, फिर भी मैं आपको रिकॉल कराता हूं कि ये भारत की पोजीशन है
ठीक है, ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य स्थित है। अब आप ये बताइए, इस अक्षांश में ये हमारी 23.5 डिग्री रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री क्या है, ये अक्षांश रेखाएं हैं और हम लोग केवल इन अक्षांश रेखाओं के ऊपर ही बात कर रहे हैं, अभी देशांतर पे बात नहीं कर रहे हैं। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो पहला प्रश्न ध्यान देने वाली बात है, भारत जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, क्या भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो बिल्कुल आप सही कह सकते हो कि भारत के मध्य से लगभग कर्क रेखा गुजरती है, क्योंकि 23.5 डिग्री रेखा है और भारत कहां पर स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और लगभग कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। और यहां से भी एक प्रश्न और बनता है जो हम फिर आगे बताएंगे, वैसे आप समझ लीजिए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो गुजरात से शुरू होते हैं और कहां पे जाते हैं? मिजोरम में जाकर के निकल जाते हैं, ठीक है। तो वो राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कौन सा पड़ेगा? छत्तीसगढ़ के बाद फिर आता है हमारा झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा तथा मिजोरम। इन राज्यों से होकर ये हमारी रेखा गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा, ठीक है। अब प्रश्न पूछा जाए, क्या उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा ऊपर गुजरती है? तो आप क्या बताओगे? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, ठीक। चलो, कर्क रेखा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसी पे प्रश्न बनता है, क्या जब भारत में सर्दी पड़ रही होती है उस समय पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है, तो फिर भारत में सर्दी क्यों पड़ रही होती? क्योंकि इस तारीख को 21 या 22 दिसंबर को सूर्य जो है सबसे, मतलब इसके बाद जनवरी के टाइम एकदम करीब होती है, सबसे करीब पहुंचती जाती है सूर्य, ठीक है। तो नहीं, सॉरी, ये जून में जो है पृथ्वी जो है सूर्य के क्या होती है? दिसंबर में, हाँ बेटा, दिसंबर में, जनवरी में पृथ्वी जो है सूर्य के बहुत करीब होती है, लेकिन फिर भी उत्तर भारत में सर्दी पड़ती है। क्यों? रीजन ये है क्योंकि हम जिस पोजीशन पर स्थित है, जो हमारा हिस्सा आता है पृथ्वी पे, ठीक है, वो अपोजिट पड़ता है सूर्य से, इसलिए सूर्य के करीब पृथ्वी तो होती है, लेकिन उत्तर भारत में क्या पड़ रही होती है? उस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, क्योंकि हमारा हिस्सा उसके जस्ट अपोजिट पड़ता है, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट, ये हो गया अक्षांश रेखाएं। इसमें इतना ही आता है बेटा, यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि अक्षांश रेखा कहाँ से है? तो ग्लोब पर आप बता सकते हो, एक काल्पनिक रेखा खींची गई है और उसी काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा नाम दिया जाए, उसी को रेफरेंस से लगातार हमारे ऊपर रेखाएं खींची गई। अब इनके बीच कई बार दूरी भी पूछते हैं, तो दूरी 111 पॉइंट समथिंग लगभग किलोमीटर है एक अक्षांश रेखा को पार करना, ठीक। तो ये अक्षांश रेखा अगर आपको समझ में आया है तो फिर आइए चलते हैं अब देशांतर रेखाओं पर भी हम लोग ध्यान देते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या हैं और इनका क्या महत्व है, ठीक है। और ये रेखाएं क्यों बनाई गई हैं और भारत कितने देशांतर के मध्य स्थित है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, ये ग्लोब है। अब इस ग्लोब पे लगभग मध्य से एक लंबी रेखा खींची गई, जिसे क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर। और ये ग्लोब पे काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में ब्रेक करती है, ठीक है। लंबा, वो आड़ी रेखाएं थी, ये हमारी लंबवत है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस तरह। अब इसी को रेफरेंस मान के 180 रेखाएं, ये टोटल रेखाएं कितनी हैं? 180 रेखाएं। और इस तरफ भी सेम ऐसे ही 180 रेखाएं खींची गई है, ठीक है।
अब पहला प्रश्न बनता है कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं। तो आप कह सकते हो 180 प्लस 180 बराबर कितनी होगी, +1, तो 361। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये रेखा 180 डिग्री वाली जो रेखा है ये एक ही रेखा मानी गई है, इसलिए टोटल अक्षांश रेखाएं हमारी कितनी हैं, 360 रेखाएं। ठीक है, ये 0 डिग्री रेखा जो है ये ग्रीनविच टाइम से निकलती है, लंदन में है बेटा ये ग्रीनविच टाइम, वहां से ये होकर गुजरती है और वहां से गुजरने के कारण इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ठीक, 180 रेखाएं इस तरफ और 180 रेखाएं इस तरफ। अब बात ये आती है कि ये जो रेखाएं खींची गई हैं इनसे हमें पता क्या चलता है, तो इनसे हमें उस क्षेत्र का समय की जानकारी होती है। ठीक, किसके द्वारा, देशांतर रेखाओं के द्वारा। जैसे यहां से यहां तक जाने में हमें टोटल 12 घंटे का समय लगता है और यहां से यहां तक जाने में भी हमें टोटल 12 घंटे का समय लगता है। क्योंकि 1 डिग्री रेखा को क्रॉस करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 1 डिग्री रेखा को क्रॉस करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। ठीक, एक रेखा को क्रॉस करने में ठीक 4 मिनट का। तो आप ध्यान दीजिए, 12 घंटे इस तरफ और 12 घंटे इस तरफ है। ठीक है, टोटल कितने हो रहे हैं, 24 घंटा। जैसे ही ये जो इसी को बोलते हैं 180 डिग्री रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जैसे ही कोई व्यक्ति यहां से इस रेखा को क्रॉस करेगा तो ये हमारा यहां पर पहुंचेगा और ये हमारा एक दिन क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। यानी 24 घंटे, 12 घंटे ये प्लस 12 घंटे ये 24 घंटे पीछे हो जाए। यानी कि आज की तारीख अगर 10 तारीख है तो इस रेखा को क्रॉस करने पे वो 9 तारीख में पहुंच जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर व्यक्ति यहां से क्रॉस करके यहां पर एंट्री करता है तो वो एक दिन 24 घंटे आगे बढ़ जाएगा। अगर यहाँ की तारीख 8 थी तो यहाँ की तारीख कितनी हो जाएगी, 9 तारीख हो जाएगी। ये ध्यान देने वाली बात है। अब 0 डिग्री रेखा आपने देख लिया है, अब भारत की पोजीशन को हम लोग देखते हैं कि भारत कहाँ पर स्थित है। भारत का देशांतर हमने पहले वीडियो में भी बताया था, फिर भी एक बार देखते हैं। ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य स्थित है। ठीक है, अब बताइए कि भारत की पोजीशन इस देशांतर में कहां पर होगी। ये 0 डिग्री है और टोटल ये कितनी रेखाएं हैं, 180 रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, तो भारत की पोजीशन बेटा देख लो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। ये लगभग भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये यहां पे कहीं पड़ेगा भारत की पोजीशन। ठीक है, मतलब आगे, और ये कितना आगे होगा, लगभग हमारा 5.5 डिग्री 30 मिनट दिल्ली से आगे है। ठीक है, मतलब दिल्ली के टाइम से लिया जाता है। लंदन से दिल्ली जो है 5 घंटे 30 मिनट क्या है, आगे है। ठीक, इस तरफ जाने पे टाइम बढ़ेगा और इस तरफ जाने पे क्या होगा, टाइम पीछे होगा। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि भारत की देशांतर रेखा क्या है। तो भारत की जो देशांतर रेखा हमने आपको बताई है वो ये, और किसी भी देश का समय निर्धारित करने के लिए ही इस रेखा का इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत में लगभग इसको और इसको जैसे ही हम ऐड करते हैं तो 82.5 डिग्री रेखा निकलती है, जो भारत का मानक समय है। मानक समय में इस्तेमाल होने वाली रेखा ही हमारी देशांतर रेखा कहलाती है। इसी का एक अन्य नाम भी है प्रधान यामी उत्तर रेखा। ठीक है, तो 82.5 डिग्री रेखा भारत को
काटती है। अब ये कहाँ से जाती है? जो भारत का मानक समय ये दिल्ली से निकलती है, ठीक है, दिल्ली से लिया गया अपना, सॉरी दिल्ली जो है जीएमटी, इसको जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच टाइम को जीएमटी भी बोलते हैं बेटा शॉर्ट फॉर्म में, ग्रीनविच टाइम, जीएमटी, ठीक है। तो भारत 5.5 घंटा क्या है लंदन ग्रीनविच टाइम से आगे है, ठीक है। और भारत का जो मानक समय वो कितना है? 82.5 डिग्री रेखा पर लिया गया। और ये रेखा कहां से गुजरती है? ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है, जो प्रयागराज के पास है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश भारत के 5 राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है। तो वो राज्य कौन कौन से हैं? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य जिनसे हमारा समय लिया जाता है, ठीक है। समय के इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप देखते हो ग्रीनविच के आधार पर हम बता सकते हैं कि पूरब की तरफ है तो समय हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और पश्चिम की तरफ है तो समय हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये था हो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इन डिटेल, फिर हम पढ़ते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।